أعوذ بالله من الشيطان الرجيम بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسर ولا تعسर। अच्छा, आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 146 और 146 ऑनवर्ड, जितने भी क्वेश्चन हम पढ़ सकते हैं। ठीक है। कल के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 145 तक पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 146 है, हाउ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज ट्राइंग टू अचीव ईएफए गोल्स। ठीक है। अच्छा, ईएफए जो है ये 1990s के बाद, मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ, ये डिफरेंट कंट्रीज जो है उन्होंने आके एक इत्तेहाद बनाया और उन्होंने कहा कि हमने एजुकेशन के लिए काम करना है। तो उन्होंने 6 गोल्स सेट किए जिसको इन्होंने एजुकेशन फॉर ऑल का नाम दिया, और इसी 6 गोल्स में से जो 4 गोल्स थे वो एजुकेशन से रिलेटेड थे, जबकि लास्ट फिफ्थ एंड सिक्स गोल जो था, एक इन्वायरमेंट से आई थिंक, और एक जो था वो रिलेटेड था जेंडर इक्वलिटी के साथ। ठीक है। तो उस 6 गोल्स के लिए जितने भी उसके बाद 1990s के बाद जितनी भी पॉलिसीज आई है या जितने भी प्रोग्राम्स आए हैं, या मुशर्रफ गवर्नमेंट में, उसके बाद पीपल पार्टी गवर्नमेंट में, तो जितने भी प्रोग्राम हुए हैं तो उसमें जितना भी कोशिश है और प्रोग्राम है तो स्पेसिफिकली ईएफए के लिए है, के लिए ही किया गया है। ठीक है। देखो, एमडीजीज 2000 में जो आती है फॉर अंडर डेवलप कंट्रीज, तो वो स्पेसिफिकली उसके लिए जो मुशर्रफ के गवर्नमेंट में ESRP जो ये प्रोग्राम है, एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म प्रोग्राम, ये हमने पढ़ा था, 55.5 बिलियन RS इसके लिए मुख्तस होते हैं। और स्पेसिफिकली जो ECCE एजुकेशन है, तो उस पे काम करने के लिए भी इसको जो है बहुत ज़्यादा फंड दिया जाता है, तकरीबन 42,500 टीचर्स एंड स्पेशल क्लासरूम पर ECE एजुकेशन। चूंकि ECE एजुकेशन जो है ये EFA का एक गोल है, तो इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ। सेकंड, ईएफए का जो गोल है वो एडल्ट लिटरेसी पे है, तो एडल्ट लिटरेसी के लिए भी पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा प्रोग्राम, ये जो आफ्टरनून स्कूल्स और इस तरह के ये जो कम्युनिटी स्कूल, ये जो है ये एडल्ट लिटरेसी के लिए भी ये एक स्टेप है। ठीक है। और थर्ड जो गोल है एजुकेशन से रिलेटेड, वो लाइफ स्किल बेस्ड लर्निंग। ठीक है। तो ये भी जो है हमारे पास, अगर हम देखें तो इस पे भी जो गवर्नमेंट ने जो वोकेशनल सेक्टर पे काम किया है बहुत ज़्यादा। और एक यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन जो है ये फोर्थ गोल है ईएफए का। तो ये इस पे भी तो बार बार गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है फ्री एजुकेशन पे। और जो आर्टिकल 25A पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन का जो डिवोल्यूशन प्लान के टाइम में पेश किया था 2010 में, तो उनमें क्लियर कट ये लिखा गया है कि इट will be the state responsibility that from the age of 5 year to the age of 16 year the education shall be free and it shall be the responsibility of the government according to law। ये क्लियर कट उसमें लिखा गया है। ठीक है। तो वो यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन की तरफ एक कदम है। ठीक है। तो एमडीजीज पाकिस्तान ने उसको प्रॉपर साइन किया है, उस पर काम भी किया है। ESRP एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म प्रोग्राम, ये पिछले पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था कि ये है क्या और इसमें कौन कौन सी चीज़ें थी। ठीक है। करिकुलम 2006 में भी स्पेसिफिकली कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो इसी 4 एरियाज के लिए की गई थी। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2009 में भी फिर डिजिटलाइजेशन और उसके साथ साथ जो है EC एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन पे काम किया गया था। फिर SNC 2020 जो है इसमें भी स्पेसिफिकली ECCE एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। ठीक है। तो ये सारी वही एरियाज है जो 1990 के बाद जितनी भी पॉलिसीज आई है, स्पेसिफिकली हम 1992 की पॉलिसी का भी जिक्र कर सकते हैं, 1998 की पॉलिसी का भी जिक्र कर सकते हैं। देन उसके बाद ये MDGs, SRP, करिकुलम 2006, NEP 2009 एंड SNC 2020। ठीक है। तो ये सारे जितने भी प्रोग्राम है तो उसमें एजुकेशन के लिए और ये जो EFA के गोल्स है इसके लिए स्पेसिफिकली काम किया गया है। ठीक है। तो यही तो मैंने पढ़ाया आप लोगों को। दीज ऑल आर इनिशिएटिव्स which was taken by Pakistan for the achievement of universal primary education। ये फर्स्ट EFA का गोल है। ECCE एजुकेशन ये सेकंड EFA का गोल है। एडल्ट लिटरेसी ये थर्ड EFA का गोल है। एंड लाइफ स्किल बेस्ड लर्निंग ये फोर्थ EFA का गोल है। और जो लास्ट टू है, टोटल 6 गोल है, वो स्पेसिफिकली रिलेटेड है जेंडर इक्वलिटी एंड एनवायरनमेंट के साथ। ठीक है। तो इस सच यहाँ पर उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 147 जो है, व्हाट वाज शरीफ कमीशन। ठीक है। तो 1947 में चूंकि फर्स्ट एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है
और उसी कॉन्फ्रेंस के अंदर 10 और 11 के लगभग कमेटीज बनती है, स्पेसिफिकली एडल्ट एजुकेशन के लिए अलग कमेटी, साइंटिफिक एजुकेशन के लिए अलग कमेटी, वुमेन एजुकेशन के लिए अलग कमेटी। तो इसी के बाद जो सेकंड स्टेप आता है, जो सेकंड एजुकेशन में एक पेशरफ्त होता है, वो है शरीफ कमीशन 1959 का। अयूब अयूब खान का गवर्नमेंट है, और इसी टाइम में जो है शरीफ, सैयद मोहम्मद शरीफ, इसकी जेर निगरानी एक कमीशन 10 मेंबर का एक कमीशन जो है वो बनाया जाता है। और इसका काम ये होता है कि जो एजुकेशन सेक्टर है स्पेसिफिकली, उस पे एक रिपोर्ट तैयार करें। तो ये एक रिपोर्ट बनाती है, और उसी रिपोर्ट में फिर कुछ रिकमेंडेशन होती है, और उसी रिकमेंडेशन के अंदर एक तो यूजीसी रिकमेंड होती है, यूनिवर्सल यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, लेकिन बनती नहीं है। फिर वो 1972 में अगेन उस पॉलिसी में भी वो रिकमेंड होती है, लेकिन वो बनती नहीं है। लेकिन 1974 में फिर यूजीसी जो है वो बनती है, और फिर 2002 में उसका नाम जो है एचईसी रखा जाता है। ठीक है। फिर टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है ये भी 1959 की जो शरीफ कमीशन है इसमें ही बन गए हैं। दो टेक्स्ट बुक बोर्ड बन गए थे उसी टाइम में, एक वेस्ट पाकिस्तान और एक ईस्ट पाकिस्तान, चूंकि बंगाल भी उसी टाइम पाकिस्तान का हिस्सा था। तो एक ढाका में था और एक लाहौर में था। तो ये दोनों जो थे ये स्पेसिफिकली बन गए थे। ठीक है। और 1962 में आई थिंक जो एग्जैक्ट डेट है इसमें बन गए थे। जी, किसी का माइक ऑन है, काइंडली माइक ऑफ करो। ताहिर मोहम्मद साहब, अपना माइक ऑफ करो प्लीज। अच्छा जी। ओके। अच्छा, आवाज़ मेरे पहुंच रही है? जी सर। ओके ओके जी। अच्छा जी। A commission of 10 members were made at the time of Ayub Khan in 1959, headed by Sayyid Muhammad Sharif, for the purpose to review the curriculum. This commission submit the report and recommended University Grant Commission, ये इसके अचीवमेंट है। टेक्स्ट बुक बोर्ड्स और रिकमेंडेड फॉर ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है। लेकिन स्पेसिफिकली इसके अचीवमेंट के बारे में नहीं पूछा गया, लेकिन जस्ट ये पूछा गया है कि शरीफ कमीशन है क्या। तो आप लोग 2-3 लाइन भी इस पे बोल दो तो काफ़ी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 148। what is purpose your sampling itself, it is a broad topic। अगर सैम्पलिंग की तरफ हम जाए तो सैम्पलिंग किसे कहते हैं? सैम्पलिंग इज टू टेक रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द होल पॉपुलेशन। ठीक है। जब हम होल पॉपुलेशन से रिप्रेजेंटेटिव लेते हैं तो उसके ब्रॉड दो तरीके हैं। एक है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एक है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मीन इन विच द ईच यूनिट हैव equal chance of selection, while in non-probability sampling each unit has not equal chance of selection। ठीक है। किसी तरह फॉर एग्जांपल अभी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 सैंपल साइज है। ठीक है। टोटल, सॉरी सैंपल साइज नहीं, 100 पॉपुलेशन है। फॉर एग्जांपल एक क्लास पे हमने रिसर्च करना है, उसमें 100 स्टूडेंट है, तो ये हमारा पॉपुलेशन है। अभी इसी 100 स्टूडेंट में से हम 20 और 25 सेलेक्ट कर रहे हैं अपनी सैम्पलिंग सैम्पलिंग के लिए। तो ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, क्योंकि हमें पॉपुलेशन का जो एग्जैक्ट नंबर है वो नोन है। लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी में पॉपुलेशन का एग्जैक्ट नंबर पता नहीं चलता। फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैंने किसी कम्युनिटी पे, क्रिश्चियन कम्युनिटी पे या किसी और जगह पे मैंने रिसर्च करना है। अभी मुझे एग्जैक्ट उसके पॉपुलेशन का पता नहीं है कि कितने क्रिश्चियन है या कितने लोग हैं। लेकिन वहां पर जाके मैं अपना सैम्पलिंग कलेक्ट करके, अपना सैम्पलिंग यूज करके, रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करके मैं अपना रिसर्च जो है उससे ये मैं अपना पर्पस पूरा करता हूँ। तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, क्योंकि वहां पर हर एक यूनिट का इक्वल चांस नहीं होता। हमें पता ये नहीं होता कि यहाँ पर क्वेश्चन कितने हैं। ठीक है। तो अभी पर्पस 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 जो सैम्पलिंग जो है ये नॉन प्रोबेबिलिटी का एक टाइप है, कि जिसमें क्या किया जाता है, इसमें ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस और ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल जजमेंट जाके आप जो है डेटा कलेक्ट करते हो। फॉर एग्जांपल आपका पर्पस जो है, अभी आप फार्मर पे रिसर्च कर रहे हो, जमींदारों पे। तो जो जमींदार है वो आपका टारगेट पॉपुलेशन है। तो जाके आपको ये पता नहीं है कि जमींदार कितने हैं। अभी अगर आपको एग्जैक्ट पता हो कि वो कितने हैं, तो वो पर्पस यूज सैम्पलिंग आप यूज नहीं कर सकते फिर उसमें। या तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग या तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का कोई और तरीका आप यूज कर सकते हो, सॉरी प्रोबेबिलिटी का, नॉन प्रोबेबिलिटी का नहीं। तो अभी पर्पस यूज सैम्पलिंग एक ऐसा सैम्पलिंग है जो कि फर्स्ट, ये तो नॉन प्रोबेबिलिटी का एक टाइप है।
फर्स्ट ये हो गया। सेकंड पर्पस ऑफ सैम्पलिंग इज आल्सो कॉल्ड जजमेंटल सैम्पलिंग, इसको हम जजमेंटल सैम्पलिंग भी कहते हैं, क्योंकि पर्सनल जजमेंट को यूज करके आप जाते हो और किसी भी रिस्पोंडेंट को आप सेलेक्ट करके उससे डेटा लेते हो। दिस इज पर्पस, आपका पर्पस पूरा हो जाए, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इन व्हिच रिप्रेजेंटेटिव्स आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट रिलेवेंसी बाय पर्सनल जजमेंट, ठीक है। मतलब जो भी आपके सब्जेक्ट के साथ रिलेवेंट है तो उसको आप यूज कर सकते हो एज ए रिस्पोंडेंट, ठीक है। इसमें किसी का कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ये पर्पस जो सैम्पलिंग में या शरीफ कमीशन में, या कोई वैलिड पॉइंट जो शेयर करना चाहता है या चाहती हो, दे कैन शेयर। अच्छा जी। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर ये जो ग्रांड कमीशन था ये शरीफ कमीशन में रिकमेंड तो हुआ था लेकिन स्टेप हुआ में। जी जी, ये तो पहले मैंने बताया, मेरे ख्याल में आपने लेट ज्वाइन किया। यूजीसी रिकमेंड हुआ था इसमें, लेकिन वो 1972 की पॉलिसी में अगेन रिकमेंड हुआ, लेकिन ये बन गया था 1974 में। जी ठीक है। और ये टेक्स्ट बुक बोर्ड ये भी सिर्फ रिकमेंड हुए थे कि स्टेब्लिश भी हुए थे? ये 1962 में फिर एस्टेब्लिश हो गए, रिकमेंड हुए थे लेकिन हो गए 1962 में ही हो गए। वो न्यू पॉलिसी आने के से पहले ही ये हो गए। न्यू पॉलिसी जो थी हमारी, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी जिसको कहते हैं, वो 1970 की पॉलिसी है, ठीक है। और फिर 1972 की जो पॉलिसी है उसमें ये यूजीसी रिकमेंड हुई, और जो पीपल ओपन यूनिवर्सिटी थी वो भी रिकमेंड हो गई। तो ये जो है 1974 में बन गई, और 2002 में मुशर्रफ के एरिया में जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है इसका नाम चेंज किया गया एचईसी। अच्छा सर, मेरा मतलब ये कि ये जो टेक्स्ट बुक बोर्ड थे ये यानी रिकमेंड भी हुए थे सन 59 में और फिर बन गए यानी इम्प्लीमेंट हुए। बिल्कुल बिल्कुल 1962 टेक्स्ट में। बुक 1962 में बोर्ड बन गए। हाँ 1962 में बन गए ना। 1962 में बन गए। जी जी, तो यही यही कमीशन का इरा है ना, 1959 से जी 1970 तक, ये जो 11 ईयर है ये कमीशन का ही इरा है। तो जी। इसमें जो भी चीज़ आता है तो ये इसकी अचीवमेंट के अंदर ही आएगी, ठीक है। हाँ ठीक। ठीक है, थैंक यू। ओके जी, ओके, यू वेलकम। Could add अच्छा जी। some knowledge regarding Sharif Commission. जी जी। Sharif Commission, most of the friends think that Sharif was the then minister, but actually he was the then Secretary of Education of West Pakistan. जी जी जी। यस, वेल पॉइंट, गुड पॉइंट। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर, अच्छा थोड़ा सा मैं चेक कर लूँ, 148, अच्छा 149। क्वेश्चन नंबर 149 जो है, व्हाट इज नॉयर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन नॉमिनल स्केल इन रिसर्च, ठीक है। देखो नॉयर जो है, नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल एंड रेशो स्केल, ये एक मेजरमेंट स्केल है जिसके जरिए हम मेजरमेंट करते हैं। जो हमारे पास नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल्स है इसको हम यूज करते हैं क्वालिटेटिव डेटा के लिए। जो हमारे पास इंटरवल और रेशो स्केल है ये हम यूज करते हैं क्वांटिटेटिव डेटा के लिए, ठीक है। इट वाज प्रेजेंटेड बाय स्मिथ स्टीवन इन 1946, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान से सुनना है इसको। इट इज द एब्रिविएशन ऑफ फोर स्केल्स, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो। ये रेशो नहीं, ये रेशो है, सॉरी। अच्छा, नॉमिनल स्केल हैज कैटेगराइजेशन। नॉमिनल स्केल जो हमारे पास बिल्कुल ही फर्स्ट स्केल जो कि नैरो इन स्कोप है, ये इसमें जस्ट कैटेगराइजेशन होती है। फॉर एग्जांपल जेंडर है तो हम कह सकते हैं कि मेल एंड फीमेल, ये हो गई हमारे पास कैटेगराइजेशन, इससे आगे हम नहीं जाएंगे। ये है नॉमिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल में हमारे पास कैटेगराइजेशन भी होती है एज वेल एज रैंकिंग और ऑर्डर्स भी होती है। ऑर्डिनल स्केल हैज द क्वालिटी ऑफ कैटेगराइजेशन एंड रैंकिंग आर ऑर्डर्स। इसमें फिर रैंकिंग भी होती है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट इन क्लास, अभी देखो क्लासरूम के अंदर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स है, हम उसको पहले डिवाइड करते हैं, कैटेगराइजेशन करते हैं मेल एंड फीमेल स्टूडेंट में, ये कैटेगराइजेशन होगी हो गई। फिर हम इस तरह भी कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द हाइट वी कैन रैंक स्टूडेंट, और अकॉर्डिंग टू देयर अचीवमेंट वी कैन रैंक स्टूडेंट, तो उसमें हम रैंकिंग भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाती है ऑर्डिनल स्केल में, नॉमिनल और ऑर्डिनल, ये तो ईजी है। अभी हम आते हैं इंटरवल की तरफ। तो इंटरवल का जब भी आप लोगों को
इंटरवल का नाम आता है तो एक चीज को आप लोगों ने याद रखना है कि उसमें ट्रू जीरो नहीं होता। इंटरवल में ट्रू जीरो नहीं होता, जबकि रेशो में ट्रू जीरो होता है, और यही डिफरेंस है इन दोनों में। ठीक है, किसी तरह फॉर एग्जांपल अभी इंटरवल जो है इसमें ट्रू जीरो, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, तो अभी अगर हम टेम्परेचर देखें तो टेम्परेचर को हम जीरो पे नहीं ला सकते। किस तरह लाओगे? जीरो टेम्परेचर मीन नो 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 टेम्परेचर, मतलब ट्रू जीरो तो एग्जिस्ट नहीं करती, कुछ ना कुछ तो होगा टेम्परेचर। ठीक है, थोड़ा सा डिबेट है इसमें, जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस है और फिर केल्विन है, इसमें थोड़ा सा डिबेट है, लेकिन एज सच आप लोग इस एग्जांपल को दे सकते हो कि फॉर एग्जांपल हमारे पास या हाइट हो गया, तो हाइट जो है जीरो हाइट मीन नो हाइट। ठीक है, तो ये भी हमारे पास इंटरवल स्केल का जो है एक एग्जांपल है। लेकिन अगर हम देखें रेशो स्केल में हमारे पास ट्रू जीरो होता है। किस तरह ट्रू जीरो होता है? फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जीरो अमाउंट, पैसों को हम मतलब जो है वो एग्जांपल लेते हैं। तो जब हम पैसों का एग्जांपल लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि नो मनी। तो ठीक है, मनी तो जीरो हो सकती है। ठीक है, तो जो ब्रॉडेस्ट इन स्कोप है दिस इज रेशो, और जो नेरोएस्ट इन स्कोप है दिस इज नॉमिनल। ठीक है, आप लोगों ने एग्जांपल को बिल्कुल ही याद रखना है। जब भी पूछा जाए तो फर्स्ट एग्जांपल पुट करनी है, देन आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है। अगर इसी तरह आप लोग एक्सप्लेन करोगे तो चीज़ें भूल जाती है। ठीक है, कोई और अगर किसको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकता हो, सिराज भाई या उस्मान भाई या कोई और, एनीवन, दे कैन पुट योर कमेंट। सर बस तो ये जो आपने जीरो का एग्जाम्पल के मतलब कंपैरिजन, तो यहाँ पर हम बेस मतलब अब आप कोई को बोल दे ये क्योंकि टेम्परेचर उसको लेना वो तो आ भी सकता है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखो फॉर एग्जांपल वेट। वेट जो है इंटरवल स्केल में आता है। वेट का मतलब ये है कि जीरो वेट तो नहीं हो सकता ना किसी चीज़ का। फॉर एग्जांपल एक चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, तो आया जीरो वेट उसका हो सकता है सिराज भाई? अगर एक मैटर है तो ठीक है। अगर एक मैटर है, ठीक है, तो क्या उसका जीरो वेट हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि एक चीज एग्जिस्ट कर रहा है तो कुछ ना कुछ वेट तो उसका होगा ना। ठीक है, तो ये बिल्कुल इंटरवल, मैटर कर रहा है ना। हाँ मैटर फॉर एग्जांपल स्मॉल से स्मॉलेस्ट पार्टिकल भी है, लेकिन कुछ कुछ ना कुछ वेट तो होगा उसका, या एक स्मॉल जी ड्रॉप। माफ रखता है। जी, अच्छा अच्छा, चलो इस पे ग्रुप पे भी थोड़ा बात कर लेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नायर का, ये पूछा भी गया है इसी हेडमास्टर के इंटरव्यू में, और इंशाल्लाह पूछा जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक्सप्लेन रिसर्च मेथड एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी। अभी देखो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही कंफ्यूज्ड क्वेश्चन है, आप लोगों को मैं कंफ्यूज करूंगा। ये देखो मेथोडोलॉजी और मेथड, फर्स्ट, अच्छा जी, नेटवर्क का थोड़ा इशू है, सॉरी, बर्दाश्त कीजिएगा। अच्छा, आवाज़ मेरी पहुंच रही है? जी सर। अच्छा जी, ये है रिसर्च मेथड एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी। अभी देखो अगर आप लोगों ने किसी ने थीसिस किए हैं तो उसका जो चैप्टर नंबर 3 होता है स्पेसिफिकली वो होता है अच्छा, किसी ने हैंड रेस किया है? आसमा इरफान रेज्ड हैंड, कोई मसला तो नहीं है जी? यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स और यू कैन स्पीक। अगर कोई आपको आपको आवाज़ नहीं आ रही हो या कोई मसला हो। जी, आपका कैम ऑन है, काइंडली प्लीज ऑफ योर कैम, अपना कैम बंद कीजिएगा। आसमा इरफान साहिबा। दादी किधर? अच्छा जी, चलो मैं इसको अपने पास का यूज़ करके इसको ऐसे ही, सर मियां साहब मियां साहब का आवाज आ गई। नहीं मियाँ साहब तो नहीं है, आसमा इरफान पता नहीं कौन है, और इसका जो है
माइक और कैम था। चलो मैंने म्यूट किया। अच्छा जी, ओके। अभी मेथोडोलॉजी अगर किसी ने रिसर्च थीसिस किया हो या जस्ट प्रपोजल भी राइट ऑफ किया हो, तो मेथोडोलॉजी रिसर्च का थर्ड चैप्टर होता है, ठीक है। और मेथोडोलॉजी जो है उसके अंदर फिर मेथड्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये तो फर्स्ट हमें पता चलता है कि मेथोडोलॉजी इज ब्रॉड, मेथड कम अंडर मेथोडोलॉजी, ठीक है ना। क्योंकि मेथोडोलॉजी उस पर हम हेडिंग डालते हैं और उसके अंदर मेथड्स होते हैं। मतलब मैं जो है क्वालिटेटिव मेथड यूज़ करूंगा या क्वांटिटेटिव मेथड यूज़ करूंगा। फिर हमने ये स्पेसिफाई करना होता है कि मैंने क्वेश्चनियर यूज़ करना है या इंटरव्यू यूज़ करनी है, या इस के लिए मैंने कौन सा डेटा कलेक्शन यूज़ करना है, फिर डेटा एनालिसिस किस तरह यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें हम मेथोडोलॉजी के अंदर ही डालते हैं, ठीक है। तो मेथोडोलॉजी एज एनालिसिस ऑफ डेटा प्रोडक्शन टेक्निक, मतलब डेटा हम किस तरह प्रोड्यूस करेंगे, उसकी टेक्निक का एक एनालिसिस है। At a strategic plan of action, process are designed and decide the researcher about data collection tools. ये देखो इसके अंदर क्या होते हैं, डेटा कलेक्शन टूल्स होते हैं, डेटा एनालिसिस मेथड्स होते हैं, एटसेट्रा। सारी चीज़ें उसमें ये होती है कि मैं अपने रिसर्च के दौरान अगर प्रपोजल है तो उसमें ये लिखा जाता है कि मैं ये करूंगा, फिर उसके बाद ये करूंगा, फिर जो है डेटा कलेक्ट करूंगा, मेरा सैंपल साइज ये होगा, सारी चीज़ें उसमें लिख के जाती है। तो ये मेथोडोलॉजी है कि उसके अंदर सारे जो मेथड है वो मेंशन हुए होते हैं। वाइल मेथड ए स्पेसिफिक मीन्स ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डेटा, जो कि मेथड होता है स्पेसिफिक, जो जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं उसके लिए और जो हम एनालाइज करते हैं उसके लिए हम स्पेसिफिकली मेथड ही यूज करते हैं, सच एज क्वेश्चनियर, डेटा एनालिसिस मेथड, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये है मेथड। अच्छा, मैं इसको आप लोग के लिए एक और एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जिस तरह में कोड यूज करते हैं पेडागॉजी, तो अभी देखो गॉजी, तो पेडागॉजी का मतलब यही है कि ये हमारी मेथोडोलॉजी हो गई, पेडागॉजी। अभी पेडागॉजी के अंदर एक है लेक्चर मेथड, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर मेथड हो गया। फिर लेक्चर मेथड के अंदर हमारे क्या होंगे, टेक्निक होंगे। जो हम क्लासरूम के अंदर जाते हैं टेक्निक क्या होते हैं, और मेंटल प्लेन और माइंड प्लेन, दिमाग के अंदर जो हमारे प्लेन है, तो जो हम जाते हैं तो दिस इज और टेक्निक, और जो हम यूज करते हैं दिस आर स्ट्रेटजीज अंदर जाके, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ कंफ्यूज्ड सी चीजें हैं। आप लोगों ने मेथड और मेथोडोलॉजी को मिक्स नहीं करना, मेथोडोलॉजी ब्रॉड है और मेथोडोलॉजी के अंदर ही मेथड्स आते हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 151, व्हाट इज मीन बाय रिसर्च टूल्स, ठीक है। तो रिसर्च टूल्स आर बेसिकली द इंस्ट्रूमेंट फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट से जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसी टूल्स को हम रिसर्च टूल्स कहते हैं। रिसर्च टूल आर द इंस्ट्रूमेंट्स फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम रिस्पोंडेंट्स लाइक क्वेश्चनियर, क्वेश्चनियर हम सर्वे रिसर्च में यूज करते हैं। इंटरव्यू, इंटरव्यू जो है हमारे पास ज़्यादातर क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर यूज होती है, और इसमें सब्जेक्टिविटी ज़्यादा यूज होती है, ठीक है। चेक लिस्ट, specifically जो है checklist is a list of a document in which we confirm the absence or the presence of any document or any behavior, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया चेक लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 152, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चनियर आर। अभी देखो क्वेश्चनियर के अंदर भी 3 टाइप्स है फर्दर। कौन कौन से है, एक है स्ट्रक्चर क्वेश्चनियर, एक है अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर जो होगा उसको हम क्लोज एंडेड क्वेश्चनियर भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन होंगे तो वो हमारे पास ऐसे होंगे कि जिसमें जो रिस्पोंडेंट है वो अपना विल शामिल नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, आपने एक क्वेश्चन दिया है, उसके नीचे 2-3 ऑप्शन दिए हैं, तो उसमें से एक को चूज करना होता है, जैसे स्ट्रक्चर्ड और क्लोज एंडेड। और जो कि अनस्ट्रक्चर जो है उसमें आपने क्वेश्चन दिया है और नीचे जस्ट लाइन दिए है कि आप क्या करो, अपना जो व्यू है, अपनी जो सब्जेक्टिविटी है। स्ट्रक्चर जो होगा वो ऑब्जेक्टिविटी पे बेस करेगा, जबकि नॉन स्ट्रक्चर जो होगा वो ओपन एंडेड, वो सब्जेक्टिविटी पे बिलीव करेगा। स्ट्रक्चर ऑब्जेक्टिविटी पे, नॉन स्ट्रक्चर सब्जेक्टिविटी पे। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर में हमने क्वेश्चन दिया है और उसके नीचे ऑप्शन दिए हैं, तो एक ऑप्शन को रिस्पोंडेंट ने सिलेक्ट करना है। अनस्ट्रक्चर में क्या होगा, हमने क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ वुमेन वुमेन ऑपरेशन इन द सोसाइटी। तो नीचे हर एक बंदा अपना पॉइंट व्यू लिखता है और एक बंदे का पॉइंट व्यू दूसरे बंदे से मुख्तलिफ होता है, ठीक है। तो ये है अनस्ट्रक्चर। और एक है हमारे पास पिक्टोरियल फॉर्म। तो पिक्टोरियल फॉर्म में पिक्चर्स होते हैं,
ये ज़्यादातर साइकोलॉजी में यूज़ होती है, और या जो हमारे पास लर्निंग डिसेबिलिटीज जिन स्टूडेंट्स को हो, तो उनके लिए हम पिक्टोरियल फॉर्म जो है ये ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अगर आप लोगों ने देखा हो तो ये पिक्टोरियल फॉर्म्स, इसका जो अच्छा सा एग्जांपल है वो है बैलेट पेपर। ये जो अभी इलेक्शन आ रहे हैं, तो इसमें जो बैलेट पेपर है, तो जो जो हमारे पास इलिटरेट बंदे होते हैं, तो वो तो नहीं पढ़ सकता कि यहाँ पर कौन लिखा है, इमरान खान लिखा है या कोई कोई ABC जेड लिखा है। लेकिन वो जस्ट देखता है कि यहाँ पर किताब है या बैट है या कोई और साइन है। तो दिस इज द पिक्टोरियल फॉर्म विच डील टू कलेक्ट डेटा। ठीक है, there are three types of questionnaire structure are closed ended, it deal with closed ended questions। closed ended question वो होते हैं कि जिसमें respondent अपना will और अपना choice include नहीं कर सकता। there is no choice exist for respondent to include his or her will।